नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज के न्यूज नाइट में हम बात करने वाले हैं जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज हैं, क्या कुछ आज दिन भर की हलचल रही उस पर निगाह डालेंगे और साथ ही साथ आज हम विशेष चर्चा करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा पर, क्योंकि उन्होंने जो हलफनामा दायर किया उपचुनाव को लेकर वायनाड में, उसमें उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को, फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश की है। इसको लेकर बीजेपी ने आज करारा हमला किया है। इस पर होगी विशेष चर्चा और साथ ही साथ राजधानी दिल्ली में दम घोंटू हवा जो प्रदूषण है उसकी क्या कुछ स्थिति है उस पर भी हम निगाह डालेंगे। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। भाजपा ने 22 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव की भी दूसरी सूची जारी। एनसीपी शरद पवार के 22 प्रत्याशियों के नाम घोषित। सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में तकरार जारी। भाजपा का वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी पर गंभीर आरोप। कहा, चुनावी हलफनामे में अपनी और पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का नहीं किया पूरा खुलासा। कहा, गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं। मथुरा में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी बैठक में सामाजिक समरसता समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर जताई गई चिंता। हिंदू एकता को लोक कल्याण के लिए बताया जरूरी। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान पर किया हमला। सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। 2 सैनिकों की मौत। ईरान ने की कड़ी निंदा। इजरायली ने कहा, ईरान फिर न दोहराए गलती। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने सुल्तान ऑफ जोहोर कप में जीता कांस्य पदक। रोमांचक शूटआउट मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-2 से दी मात। और बुलेटिन की शुरुआत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर मचा हुआ घमासान अब भी आज की तारीख में भी थमा नहीं है। विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में उससे पहले विपक्ष के इस गठबंधन में अभी भी कई फेरबदल मुमकिन है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। सीट बंटवारे पर ना तो कांग्रेस झुकने को तैयार है और ना ही शिवसेना उद्धव गुट सीटों को लेकर कोई समझौता कर रही है। संजय राउत ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन सरकार नहीं बना सकी, इसलिए उन्हें सबको साथ लेकर चलना होगा। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई, तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख अबू आजमी ने पहले ही 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और गठबंधन से 7 और सीटों की मांग की है। महाविकास अघाड़ी में खींचतान का आलम यह है कि धुले शहर सीट से सपा ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जहां शिवसेना उद्धव गुट पहले ही मैदान में है। सपा सहमति नहीं बनने पर 20 से 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की धमकी भी दे रही है। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि हम सीटों के लिए महाविकास अघाड़ी में कोई दरार पैदा करें, लेकिन जो लोग यहां सीटें देने वाले हैं वो अगर नहीं चाहेंगे कि भाई समाजवादी को नहीं लेना, जैसे पहले भी 2-3 इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है, तो फिर मैं मजबूर हूंगा और मैं 20-25 सीट फिर लड़ाऊंगा। फिर आगे अल्लाह मालिक जो होगा देखा जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट शुक्रवार को राहुल गांधी की नाराजगी के बाद अब गठबंधन में मची खींचतान को आपसी सहमति से सुलझाने की बात कर रहे हैं।
ये बिल्कुल गलत खबरें है, कोई नाराजगी नहीं है। वो है ऐसा होता है कि ये सीट क्यों नहीं मिला, वो सीट क्यों नहीं मिला, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, इतने तक हो सकती है। इसका मतलब जब तीन पार्टी इकट्ठी होती है तो ये चर्चा होने वाली है। महाविकास आघाड़ी ने सीटों के आवंटन को लेकर जो फार्मूला तैयार किया है उसके तहत तीनों प्रमुख दल 90-90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि बाकी 18 सीटें गठबंधन के दूसरे छोटे दलों को दी जाएंगी। मुंबई से शिशिर सेलार और दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस सबके बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में 99 नामों का ऐलान किया था। इसके साथ ही पार्टी अब तक 121 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने लातूर ग्रामीण सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता विलासराव देशमुख के बेटे धीरज देशमुख के खिलाफ रमेश कराड को टिकट दिया है। और वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से भी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने दूसरी लिस्ट की घोषणा की। पार्टी की दूसरी लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। धुले शहर से अनिल गोटे, चोपड़ा एससी से राजू तड़वी, जलगांव शहर से जयश्री सुनील महाजन और भी कई लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। और इस चुनाव के लिए कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अब तक 71 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने वर्धा से शेखर प्रमोद शेंडे, कामठी सीट से सुरेश भोयर और आर्णी सीट से जितेंद्र शिवाजीराव मोघे को उम्मीदवार बनाया है। और एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कुल 22 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। दूसरी सूची में अकोले से अमित भांगरे को उम्मीदवार घोषित किया गया है। भूम परांडा से राहुल मोटे को टिकट दिया गया है। एरडौंड से सतीश पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। बीड से संदीप क्षीरसागर, मालशेरस से उत्तम जानकर और नासिक पूर्व से गणेश गीतेकी की घोषणा की गई है। और आज की दूसरी सबसे अहम खबर जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल में वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए जो हलफनामा दायर किया उसमें संपत्ति का पूरा विवरण नहीं दिया। बीजेपी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों के बारे में जो जरूरी जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी नहीं दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का उल्लंघन कर रही हैं जिसमें उम्मीदवारों को अपने जीवन साथी और आश्रितों की संपत्ति का पूरा विवरण देने को कहा गया है। कट्टर बेईमान, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पूरे विश्व में राजनीतिक कोई अगर परिवार है तो वो गांधी परिवार है। और जब बात आती है कि सार्वजनिक करिए अपनी जितनी संपत्ति है, जो असेट्स हैं, तो ये लोग सोचते हैं संविधान को तार-तार कर देंगे, कानून को झुका देंगे, जनता को बेवकूफ बना देंगे, क्योंकि हम नकली गांधी परिवार हैं। चुनावी राजनीति में उतरने के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा पर आरोपों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। मामला प्रियंका गांधी द्वारा दाखिल चुनावी हलफनामे को लेकर है। शनिवार को भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रियंका गांधी पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रियंका गांधी के हलफनामे को झूठ का पुलिंदा करार दिया। रॉबर्ट वाड्रा, क्राइम मास्टर गोगो, इज द पार्टनर इन 5 LLP। क्या नहीं चाहिए गांधी परिवार को, सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने देश का जीजा जी बना दिया था अपने समय में, रॉबर्ट वाड्रा को?
बताएं कि ये तथ्य जो हम उठा रहे हैं ये सत्य है कि नहीं। ये जो जनता की आवाज आ रही है कि कब तक लूट खसोट करोगे। भाजपा का आरोप है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने यंग इंडिया लिमिटेड में रतनदीप ट्रस्ट और जनहित निधि ट्रस्ट के जरिए अतिरिक्त शेयरों की खरीदारी की। प्रियंका गांधी वाड्रा 2,62,411 शेयर होल्ड करती हैं, जिसकी जानकारी हलफनामे में नहीं दी गई। भाजपा ने कहा कि इसलिए ये सारा मामला नॉन डिस्क्लोजर ऑफ असेट का बनता है। भाजपा ने दूसरा आरोप प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर लगाया। भाजपा ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा 5 LLP में पार्टनर हैं, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से दाखिल हलफनामे में सिर्फ 3 LLP के बारे में ही जानकारी दी गई है। 2 LLP की जानकारी छुपाई गई है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पर्चा भरा था। प्रियंका गांधी ने अपने शपथ पत्र में बताया कि उनके पास कुल 42.16 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। इसमें से खुद प्रियंका के नाम 4.24 करोड़ रुपए तो पति रॉबर्ट के नाम 37.91 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। राहुल ने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वायनाड छोड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, जो विशेष है, वो भी इसी पर है। और हमारा विशेष ये है कि प्रियंका गांधी का हलफनामा क्या झूठ का पुलिंदा है। जी हां, प्रियंका गांधी का हलफनामा जो उन्होंने दायर किया है उपचुनाव को लेकर, क्या वो झूठ का पुलिंदा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए राधिका खेड़ा जी हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए निखिल जैन हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत डीडी न्यूज के इस कार्यक्रम में। शुरुआत निखिल जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। और जिस बात का जिक्र आज गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड चुनाव में, जो कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, आदेश है कि जब भी कोई चुनाव में खड़ा होता है, हलफनामा दायर करता है, तो उसमें सारी बातें सच सच लिखनी होती है। क्या कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनता के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन किया है? असीम जी, ये जो है कि जांच का विषय है, ये निर्वाचन आयोग का दायरा है। निर्वाचन आयोग को देखना है कि क्या प्रियंका गांधी ने जो हलफनामा दाखिल करा है, क्या वो अधूरा है, क्या वो झूठा है, क्या वो गलत है। भाजपा के प्रवक्ता आके बोल देंगे या भाजपा के नेता मंत्री आके बोल देंगे, उससे झूठ नहीं हो जाता। हाँ, 28 तारीख को इसकी जांच की जाएगी निर्वाचन आयोग की और तरफ जांच से। के बाद अगर हम इस मुद्दे पे इस पे चर्चा करें तब ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि जब प्रियंका गांधी ऐसा कोई भी अपने हलफनामा में चीज नहीं छोड़ेंगी जो उन्हें भी पता है कि जांच में आ जाएगी। लेकिन हम जो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं निखिल जी, जो कागज, जो हलफनामा दायर किया गया है, हम उसी को दिखा रहे हैं और उसी को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखा रहे थे। क्या ये झूठ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हलफनामा झूठ है। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा के पास इस चीज का क्या तथ्य है कि जो जानकारी वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने अपने हलफनामे में से छिपाई है, क्या वो सच है, क्या उसका आधार है। अगर भाजपा ये कह रही है कि कोई पिलानी LLP या ट्रस्ट है जिसकी मालिक प्रियंका गांधी है और प्रियंका गांधी ने ये अपने हलफनामे में नहीं बताया, भाजपा के पास ये कहने का क्या तथ्य है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई LLP है या प्राइवेट लिमिटेड है, इसके पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड्स होते हैं। आप मैं कोई भी गूगल पे सर्च करके पहचान सकता है। प्रियंका गांधी जैसे वरिष्ठ नेता चाहे किसी भी पार्टी की हो, इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेंगे। राधिका जी हमारे साथ बनी हुई है। डर है भाजपा को कि जब प्रियंका गांधी लोकसभा में आएंगी, शेरनी की तरह दहाड़ेंगी, तब भाजपा ये होगा। राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आपके पास क्या सबूत है, क्या तथ्य है कि आप लोगों ने ये कहा कि ये जानकारी को छुपाई गई है एफिडेविट में? बहुत अफसोस की बात है कि बंटी बबली के प्रवक्ता अपनी जानकारी भी ध्यान से और अच्छे से लेकर नहीं आते हैं। ये देश हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं। अगर वो स्टूडियो में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चिल्लाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये देश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी सरकार और हमारी जो जितने भी कोर्ट्स है, सब ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि आपको, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको अपने हस्बैंड, वाइफ
और आपके जितने डिपेंडेंट्स हैं उनकी हर चीज डिक्लेयर करनी होती है। ये सिंपल प्रोसीजर है, जिसने चुनाव लड़ा हो वो जानता है। और गांधी परिवार तो पीढ़ी दर पीढ़ी चुनाव लड़ता आ रहा है। दादाजी, नाना जी, परनाना जी, दादी, फादर, मदर, अभी तो फिलहाल 2 गांधी परिवार के लोग ऑलरेडी हिस्सा है, एक राज्यसभा सांसद है, एक लोकसभा सांसद है। तो ये तो है नहीं कि उनका पहला चुनाव है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। बिल्कुल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि 5 एलएलपी जिसके अंदर रॉबर्ट वड्रा हिस्सेदार है, पार्टनर है या उन मालिक है, जो भी है, उनमें से 2 के नाम क्यों छुपाए गए? उन 2 के नाम में रॉबर्ट वड्रा का नाम है, ये तो गूगल पे मिल रहा है। अगर ये अपनी पढ़ाई दुरुस्त करके आए होते तो गूगल करके देखते। और एक और बता दूं, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो एफिडेविट जो होता है उसको चुनाव जहां पे आप डीएम ऑफिस में, जहां पे उसके वहां पे बाहर जाके वो टांग दिया जाता है। और एफिडेविट ऑनलाइन अवेलेबल होता है, इसीलिए अवेलेबल होता है ताकि अगर कोई बात कोई छुपाता है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो या एसेट्स हो, मेरे को समय दीजिए जितना उनको दिया था, तो वो उनके ऊपर आप ऑब्जेक्शन उठा सके। हमने ऑब्जेक्शन उठा दिया है, हमने दिखा दिया है प्रूफ के साथ कि उनके पास 2,60,000 से ज्यादा जिस जगह के शेयर थे वो भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है। वो क्यों नहीं मेंशन किया है अब वो बताए। उनके पास बेस्ट ब्रेन्स है, सिंघवी जी उनका केस लड़ते हैं, उन्हीं की टीम उनका हलफनामा भरती है, तो ये मिस क्यों किया गया? निखिल जी बताइए, क्यों बनाया जा रहा है? निखिल जी बताइए, ये राधिका जी कह रहे हैं कि आपने छुपाया है, इसको जानबूझकर छुपाने का काम किया गया कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहली बात तो मैं कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं कि अगर दर्शकों को कोई ठीक है, आप सपोर्टर हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। दूसरी बात, राधिका खेड़ा जी जिस बंटी बबली का मुझे प्रवक्ता कह रही थी, उसी बंटी बबली के प्रवक्ता ये भी रही हैं कुछ सालों तक, तो ये कोई डिबेट की मर्यादा नहीं है। आखिरी बात उन्होंने ये बोला है कि मुद्दों पे आइए। ठीक है राधिका जी, आप दोनों ही मुद्दों पर रहिए, ठीक रहेगा। जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, राहुल गांधी की कांग्रेस नहीं। ठीक है, आप सन 1940 में कांग्रेस के प्रवक्ता। आप फिर निखिल जी, आप मुद्दे पे बात आइए। आपने ये कहा है कि एलएलपीज में पार्टनरशिप छुपाई गई है और उसके बाद आप शेयर्स का जिक्र करती हैं। तो राधिका जी कह रहे हैं कि ये सारी चीजें, नहीं एक मिनट, राधिका जी कहिए सारी चीजें तो गूगल करके भी लोगों को मिल सकता है। ये सारी चीजें हैं, फिर इसको क्यों छुपाया गया? और आप कह रहे हैं कि कहां है डॉक्यूमेंट्स, आप बताइए। असीम जी, मैं यही कह रहा हूं कि भाजपा मुद्दों को भड़काने की कोशिश कर रही है। राधिका खेड़ा जी ने खुद कहा कि एलएलपी की पार्टनरशिप छिपाई गई। जिनको इस विषय में जानकारी होगी वो जानेंगे कि शेयर्स कंपनीज के होते हैं, 5 में से 3 के शेयर नहीं होते। 5 में से 3 एलएलपी की जानकारी तो दी गई ना भैया। एलएलपी में की जानकारी नहीं दी गई, दूसरी कंपनी 2 में की जानकारी क्यों नहीं दी गई? सवाल तो यही है। अभी आपने कहा, राधिका जी अभी आपने कहा कि 5 में से 3 एलएलपी दिखाई, 2 एलएलपी नहीं दिखाई। अब आप अपनी बात बदल के बोल रही हैं शेयर्स हो गए। आप पहले खुद सोच लीजिए आप बोलना क्या चाहिए। पहले आप एलएलपी को छुपाने की बात करती हैं, फिर आप शेयर्स की बात करती हैं। राधिका जी, मैं यही इनसे पूछ रहा हूं कि 5 में से 3 को दिखा दिया गया, 2 को क्यों नहीं दिखाया, बताइए। असीम जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये राधिका खेड़ा जी का आरोप है, इसकी जांच निर्वाचन आयोग करेगा। मैं उन्हीं की बात में एक सिंपल कॉन्ट्रडिक्शन आपके दर्शकों को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि एलएलपी में शेयर्स नहीं होते, फिर भी भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता आके कह रही हैं कि शेयर्स एलएलपी के शेयर छुपाए गए। आपने बात तो यही कही कि 2 एलएलपी के पार्टनरशिप का जिक्र नहीं है, तो आप शेयर्स का जिक्र क्यों कर रही हैं? या तो आप बोलती कि एक कंपनी में भी शेयर्स थे, वो भी छुपाए, एलएलपी भी छुपाई, ये भी छुपाया, ये तो आपने कहा नहीं। नहीं तो मुझे लगता है असीम जी आपको ऐसे लोग लाने चाहिए जिनको मुद्दे के बारे में पता हो और उनको सुनाई भी साफ से दे। इतने क्लियरली मैंने बोला, कंपनी में आपने 2, अब जहां पे आप पार्टनर है वो नहीं दिखाया, दूसरी कंपनी में जहां पे आपके पास 2 लाख कंपनी में पार्टनर कहां से होते हैं? कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं। राधिका खेड़ा जी, आप पता नहीं किस बंटी बबली या कौन सी महात्मा गांधी की या कौन सी भाजपा की प्रवक्ता थी। पहले मूल मुद्दे समझिए। जब आप फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स पे आके राष्ट्रीय न्यूज चैनल पे डिबेट कर रही हैं, तो कम से कम ये समझिए कि कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, शेयर्स होते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं। कभी आप कंपनी का पार्टनर बनाती हैं, कभी आप पार्टनरशिप के शेयर्स बताती हैं। पहले आप क्लियरली पढ़ लीजिए आप बोलना क्या चाहती हैं। निखिल, लेकिन सॉरी, आप कैसे प्रवक्ता लाते हैं? सिंह जी, डीडी नेशनल मतलब देश का मेन इंपॉर्टेंट सबसे चैनल है। हम दोनों को सम्मान के साथ आप भी, राधिका जी आप भी उतने ही सम्मानित मेहमान हैं। ये भी हमारे लिए सम्मानित, हम सबको एक सम्मान देते हैं। आप व्यक्तिगत मत होइए। मेरा ये सवाल है निखिल जी आपसे कि आपको तो वैसे मैंने पहले ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जा रहा है, चुनावी राजनीति में आ रहा है, तो उसको सारी चीजें जनता को जानने का ये हक है। लेकिन क्या बीजेपी ने जिस तरह से आज कहा कि चाहे वो शेयर होल्डर्स की शेयर्स की बात हो, उसको छुपाने का काम किया गया प्रियंका गांधी की तरफ से, और उनके पति की तरफ से जो एलएलपी है उसमें से 5 में से 3 का जिक्र है और 2 का जिक्र नहीं है,
क्या ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का, आदेशों का उल्लंघन नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी? असीम जी, मेरा पॉइंट सिंपल सा है कि जो आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने अगर किसी कंपनी में जो उनके पति के शेयर्स हैं या फिर किसी एलएलपी में उनका कोई पार्टनरशिप स्टेक है, अगर ये प्रियंका गांधी ने छिपाया है तो ये जांच का विषय है। और मैं 28 तारीख का इंतजार करूंगा कि चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग इस पे क्या कहता है। जांच की जाएगी, नामांकन पत्रों की जब जांच करी जाएगी अधिकृत तरीकों से, तब तक का मैं इंतजार करूंगा। भाजपा जो एक विपक्षी पार्टी है, केवल उनके आरोप पर मैं ये नहीं कहने लगूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना हुई है या फिर प्रियंका गांधी ने झूठ बोला है या फिर लेकिन राधिका जी कह रही है ये सारी फैक्ट्स तो आप गूगल पे भी कर सकते हैं, वहां सारी चीजें मिल जाएंगी, किस किस में उनका एलएलपी है और कहां शेयर्स हैं, ये सारी चीजें तो पब्लिक डोमेन में है ही। नहीं, देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ताओं की बातों को इसलिए सीरियसली नहीं ले पाता हूं क्योंकि भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे थे उसके दौरान उन्होंने ये कह दिया था कि एक बॉडी डबल घूम रहा है। अब अगर ये किसी और प्रियंका गांधी की एलएलपी नहीं देखी, असीम जी मैं बता देता हूं मैं क्यों कह रहा हूं, मैं बता देता हूं मैं क्यों कह रहा हूं। असीम जी, मैं इसी मुद्दे की बात कर रहा हूं, मैं बता देता हूं मैं ये क्यों कह रहा हूं। नहीं, मैं रीजन दे देता हूं मैं क्यों कह रहा हूं। ये प्रियंका गांधी नाम की या रॉबर्ट वाड्रा नाम के पूरे देश में इकलौते व्यक्ति तो नहीं होंगे जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है किसी एलएलपी का। पब्लिकली ये कोई एक्सक्यूज नहीं, ये सारी बातें नहीं। असीम जी, एक बारी आप कंप्लीट करने दीजिए। एलएलपीज का और कंपनीज का जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है उसमें आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और डायरेक्टर्स और पार्टनर्स देख सकते हैं और उनके नाम आते हैं। ठीक है, हमारे साथ जरूरी नहीं है कि वही प्रियंका गांधी और ये प्रियंका गांधी थे, इसीलिए जांच का विषय। बातें नहीं कर रहे होते। ठीक है, हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी जो भी बने हुए हैं और इन सारी बातों को सुन रहे हैं। विजय सर, आपका स्वागत। और आपने बीजेपी को भी सुना, आपने कांग्रेस को भी सुना, किस तरह की लाइनें, किस तरह की बातें आप ड्रॉ कर पा रहे हैं इन दोनों की बातों को सुनकर? असीम जी, गंभीर मुद्दा है, जिस तरह से ये सामने आई है बात, लेकिन ये बात भी ठीक है निखिल जी की, अभी जब स्क्रूटनी होगी वहां पर फॉर्म की, तो उसमें इलेक्शन कमीशन देखेगा कि क्या जानकारी रखी गई है और क्या जानकारी नहीं रखी गई है। लेकिन मैं उससे आगे भी बात बताता हूँ कि यदि ये जानकारी अभी मान लीजिए उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, क्योंकि फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर एक नया इशू बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर उनको चुनाव लड़ने से रोक रही है। समझिए, आज मैं आपको 28 तारीख की बात बता रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो। और लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग भी तो फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखेगी ना सर, ऐसा तो मैं बात वो नहीं कह रहा, मैं आगे की राजनीति की बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, ठीक है, कि यदि ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो मुझे जानकारी नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपका ये आरोप लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर प्रियंका जी को चुनाव लड़ने से रोक रही है। इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि वो फर्जी खारिज ना भी हो तो वो जब चुनाव जीत जाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप तो असीम साहब ये बताना चाहता हूँ, 12 जून 1975 को याद कीजिए। 12 जून 1975 हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जब जस्टिस सिन्हा ने तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का चुनाव खारिज कर दिया था, केवल इस आधार पर क्योंकि उन्होंने एक सरकारी अफसर का गलत इस्तेमाल किया जी। तो कांग्रेस को तो ज्यादा कॉशियस होना चाहिए। प्रधानमंत्री जैसा चुनाव जो है खारिज कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, इसलिए 12 जून 1975 को हमेशा याद कीजिए। बिल्कुल ठीक है। और अब क्या होता है, उसके बाद क्या चल रहा है, और यदि वो चुनाव लड़ भी लेती है तो उसके बाद भी इस पूरे प्रोसेस में जाया जा सकता है। लेकिन इस तरह के कमजोर तर्क मत लीजिए कि देश में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। इसलिए मैंने भी कहा कि ये तर्क सही नहीं बैठ रहा है। ये उनकी बात ठीक है कि चुनाव आयोग देखेगा, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो देखेगा कि क्या सही है क्या नहीं है, और उसके आगे बढ़ेगा। ठीक है, यही सवाल राधिका जी आपसे, जिस बात का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार कर रहे हैं कि क्या आप लोगों को भी 28 तक का वेट नहीं करना चाहिए था कि जब निर्वाचन आयोग इन तमाम चीजों को देखे और फिर वो कहे कि देखिए आपने गलत लिखा, आपने छुपाया, 28 का वेट करना चाहिए था आप लोगों को? क्यों वेट करें? जैसा मैंने कहा, जब आप चुनाव लड़ते हैं ये सिंपल तरीका होता है, सिंपल प्रोसीजर है कि जो आपका हलफनामा होता है उसको ऑफिसर के कमरे के बाहर लटका दिया जाता है। जितने लोग चल रहे हैं, अगर 10 लोग उस सीट पे हैं तो 10 जनों का डीसी ऑफिस में नोटिस बोर्ड के बाहर लगा दिया जाता है चुनावनामा। किसी के लिए भी वो अवेलेबल है। अगर हमें उसमें डिस्क्रिपेंसीज दिख रही है तो हम देश की जनता को क्यों ना बताएं, क्योंकि हमने जो दिखाए फैक्ट्स, हमने रॉबर्ट वाड्रा साहब के इनकम टैक्स रिटर्न दिखाए, उसमें उनकी अलग दिखाई दे रही है चीजें, जो उन पे केस चल रहे हैं, जो पेंडिंग चीजें हैं वो अलग है। और जो प्रियंका गांधी वाड्रा की जितनी भी शेयर होल्डिंग्स है, उनके हस्बैंड की जितने भी
शेयर्स है कंपनीज के अंदर, या उनके हिस्से हैं या पार्टनरशिप्स है, वो सब ऑनलाइन भी अवेलेबल है। हमने सिर्फ वो फैक्ट्स को देश के सामने रखा है। क्या देश की जनता का ये अधिकार नहीं बनता कि वो जाने कि किस तरीके से एक परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी चुनाव लड़ता आ रहा है, जिनको पता है, मैं जैसा कहा, ये इनके परिवार में पहला चुनाव नहीं है, क्या ये किसी तरीके से ये खुद एक ड्रामा करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं कि प्रियंका गांधी ये चुनाव हार सकती है। केरल के लोग नहीं चाह रहे कि ये चुनाव जीते, वहां पे कैंडिडेट किसी और को वो चुनना चाह रहे हैं, या जो भी साजिश है इनकी, और ये जानबूझ के फिर ब्लेम, जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा विजय जी ने, ये ब्लेम डालने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने रोक दिया। रोना तो इन्होंने रोना ही है ना, अपनी इनकेपेबिलिटीज को छुपाने के लिए। निखिल जी, आप मैम की बातों को रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल उसमें एक और ऐड कर रहा हूं मैं, वो ये कि दिन के 2 बजे के आसपास आज गौरव भाटिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। 7 घंटे का वक्त बीत गया है, आज अभी रात के 9 बज रहे हैं, 9 से ज्यादा हो गया है। अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर और जो आरोप लगाए गए हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। असीम जी, सबसे पहले विजय त्रिवेदी जी ने एक बात कही कि 12 जून 1975 में देश की प्रधानमंत्री का चुनाव खारिज कर दिया गया था हाईकोर्ट द्वारा। वो शायद ये बताना भूल गए कि 7 नवंबर 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उसी डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया था। तो ये बात बहुत भारी होती है कि इंदिरा गांधी ने गलत करा, ये हाईकोर्ट ने कहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंदिरा गांधी ने कुछ गलत नहीं करा था। अब रही बात मेरे पिछले तर्क की, जो मैं ये दे रहा था कि कई सारे प्रियंका गांधी और कई सारे रॉबर्ट वाड्रा जी क्या कह रहे हैं विजय सर? कुछ कह रहे हैं? करने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री जी को वोटिंग राइट्स भी नहीं दी थी, आपको यदि याद हो तो। यदि आप उस पर ज्यादा जानते हैं, जानकारी हो, तो ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री रहते हुए भी उनको संसद में वोटिंग के राइट्स नहीं दिए थे। और उसका नतीजा ये हुआ था कि जब भी वहां पर बिल पास होता था इमरजेंसी के दौरान, तो हर 15 मिनट में प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी जी को हाउस से बाहर जाना पड़ता था। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, उस पर पूरा सब पढ़ लीजिए उसको, और विस्तार से उस पर चर्चा की गई। ठीक है निखिल जी, आप दुरुस्त कर लीजिए अपनी जानकारी को। जी रिस्पॉन्ड कीजिए, बताइए। ठीक है, मैं मुद्दे की बात पे ज्यादा रहना चाहता हूं कि जो मैंने ये तर्क दिया कि प्रियंका गांधी कई हो सकती हैं और रॉबर्ट वाड्रा कई हो सकते हैं, मेरा एक आधार है उस तर्क का कि जब भी आप कंपनीज के डायरेक्टरशिप्स, ओनरशिप्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं, उसमें कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स ऐसे नहीं होते। उसमें किसी का पैन कार्ड, किसी का आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर के बेसिस पे नहीं होता, केवल और केवल नाम होता है। तो अगर भाजपा ये एक पत्र लेके आ जाएगी, देखिए जी एक फिलानी कंपनी में प्रियंका गांधी की ओनरशिप है 20%, 10%, 100%, जो भी है, मैं मान नहीं सकता कि ये वही प्रियंका गांधी की बात करी जा रही है। इसीलिए मैं बार बार ये स्ट्रेस कर रहा हूं कि 28 तारीख का वेट करिए, निर्वाचन आयोग को जांच करने। 28 को कितनी प्रियंका गांधी होंगी जिनके हस्बैंड का नाम रॉबर्ट वड्रा होगा? कितनी प्रियंका गांधी होंगी जिनके हस्बैंड का नाम रॉबर्ट वड्रा होगा? और आप गूगल करके देख लीजिए, मुझे बता दीजिए 5 और रॉबर्ट वड्रा जो हिंदुस्तान में रहते हैं। आपको ओपन चैलेंज है, अभी गूगल करके बताइए। चलिए हम सभी को 28 का वेट करना चाहिए जब निर्वाचन आयोग इस पत्र की जांच करे और क्या सही है क्या गलत है, इसका पता हमें 28 तारीख को ही पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधिका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। थैंक यू सर। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी
इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 9। न्यूज 9 में बढ़ेंगे आगे अगली खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की ओर से जारी नौकरियों को लेकर एक नोटिफिकेशन पर बवाल मचा हुआ है। बवाल मचता देख सरकार ने अब इस फैसले पर यू टर्न ले लिया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। वादा करके मुकर जाना जैसे अब कांग्रेस की नीति बनती जा रही है। कर्नाटक के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य है जहां कांग्रेस सरकार के एक के बाद एक यू टर्न से जनता बेहाल है। ताजा मामला सुक्खू सरकार का नौकरियों पर प्रहार है, जिससे हजारों नौकरियों पर ही तलवार लटक गई है। सरकार ने 2 साल या इससे अधिक समय से विभागों में चल रहे सभी खाली पदों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। 15 से 20 हजार पद ऐसे हैं जो पिछले 2 सालों से खाली पड़े हैं। हालांकि विपक्ष का दावा है कि खाली पदों का आंकड़ा 1 लाख से अधिक है। फैसले पर सवाल उठा तो सुक्खू सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई और आनन फानन में नई अधिसूचना जारी करते हुए जरूरत के हिसाब से नई नौकरियों के सृजन का भरोसा दिया। अब कहीं भी पोस्टें भरनी है उसके लिए बजट में हर साल बजट एलोकेट कर दिया जाता है। तो पहले ही चिट्ठी में हमने इससे पहले उनसे जब मेरी मीटिंग हुई थी मैंने पूछा था कि ये आपकी 20 सालों से जो पोस्टें वो भरी क्यों नहीं जा रही। कहते इन पोस्टों की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन भाजपा को कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं है। वह पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है और फैसले को प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा बता रही है। भाजपा तंज कसते हुए कहती है कि कहाँ गया पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का तेरा वादा। 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने। अब 1 लाख नौकरी तो दूर की बात रही सरकारी, अब जो पद 2 वर्षों से खाली रहे हैं हिमाचल सरकार उनको अबॉलिश करने का उन्होंने फतवा जारी कर दिया है। अब की बात तो यहाँ तो नोटिफिकेशन करने के बाद यहाँ तक बात कह दी कि अब जो पोस्टें हम ये समाप्त करने का जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद तुरंत तुरंत प्रभाव से बजट बुक से भी इनको एबॉलिश मतलब इनको समाप्त किया जाए, समाप्त माना जाए। हिमाचल सरकार भारी आर्थिक तंगी का सामना कर रही है। चुनाव के वक्त कांग्रेस ने 1 साल में 1 लाख नौकरियां देने की गारंटी दी थी। हालांकि नौबत ये आ चुकी है, अब नौकरियों पर ही ताला लगाने की तैयारी कर ली है। 2 साल से भर्तियां लटकी हुई हैं। अब सरकार ने बेरोजगारों को नौकरी की उम्मीद भी खत्म कर दी है। करीब 6 से 8 लाख युवा ऐसे हैं जो अलग अलग विभागों के लिए सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के बाद अब प्रदेश के युवा भी सरकार के इन फैसलों को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। विपक्ष का यह दावा है कि प्रदेश में 1 लाख से 1.5 लाख तक पद ऐसे हैं जो खाली हैं, जिनमें भर्तियां होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार उस पर भर्तियां ना करके उन पदों को खत्म करने का काम करती नजर आ रही है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, डीडी न्यूज। और अब बात राजधानी दिल्ली के प्रदूषण की। आम आदमी सरकार के पार्टी सरकार के दावों से इतर पिछले कई सालों के दौरान दिल्ली में इन सर्दियों के मौसम में साफ हवा वाले दिन अब लगातार घटते जा रहे हैं। इस साल भी स्थिति और भी बिगड़ी हुई है। ज्यादातर वायु की गुणवत्ता बहुत खराब या फिर गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। लेकिन इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि 3 दिन पहले वो प्रदूषित यमुना में नहाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। हांफती खांसती दिल्ली। पिछले कई दिनों से देश की राजधानी की सेहत खराब है। हवा के साथ साथ पानी भी खराब है। यमुना नदी हानिकारक झाग में डूबी हुई है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन और भी खराब होता जा रहा है। शनिवार सुबह दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की परत देखी गई। कई जगहों पर AQI 350 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार में AQI 364 पर पहुंच गया, तो वहीं इंडिया गेट के आसपास AQI 237 है, जो कि खराब श्रेणी में बना है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली और एनसीआर के लोगों को खराब हवा के संपर्क में आने से बचने के दिशा निर्देश दिए हैं।
प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। घरों के बाहर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है। अभी देख सकते हो थोड़ा थोड़ा स्मॉग और फॉग आपको दिख रहा है। मैं ये चीज़ खुद फील कर पाता हूँ एनी टाइम। अगर आप सुबह के टाइम बाहर निकलते हो या फिर इवन शाम में अगर आप बाहर निकलते हो, दिन में तो थोड़ी धूप होती है, सो इट्स अ लिटिल बेटर। डस्ट पे इतने ज़्यादा दिखाई देने लगती है दूर से ही, जो धूल है उड़ने लगती है, तो यही सब कारण है। बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार हरकत में आई और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पराली जलाने के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में पराली जलाने से रोकने सहित प्रदूषण नियंत्रण करने के अन्य विकल्पों पर विचार किया गया। 2017 के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में भी 51% से ज्यादा कमी आई है। तो एक तो व्यापक पैमाने पर जन जागरण अभी अभियान चल रहा है, उसको और प्रभावी ढंग से हम कैसे चलाएं मिलके केंद्र और राज्य, उसका प्रयत्न करेंगे। जो पराली जलने की घटनाएं हैं आगामी दिनों में और उसे मॉनिटर करने की जरूरत है। दूसरा, जो पटाखे दिवाली पे जलते हैं तो पटाखों का जो पोल्यूशन है उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ साथ एनसीआर की सभी सरकारें इस पर सक्रिय पहल करें। दिल्ली में फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स और अन्य प्रदूषित तत्वों की वजह से यमुना का पानी काफी दूषित हो गया है, जिसकी वजह से यमुना नदी की सतह पर सफेद झाग देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 दिन पहले प्रदूषित यमुना में नहाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। दिल्ली एनसीआर में बदतर हो रही प्रदूषण की समस्या से जल्द निजात दिलाने की जरूरत है ताकि यहां रहने वाले लाखों लोगों के जीवन को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉल मार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा सैन्य हमला किया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं क्योंकि इस क्षेत्र में ईरान और उसके प्रॉक्सी महीनों से हमले कर रहे हैं। हालांकि ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली ने हमलों से होने वाले नुकसान को काफी सीमित कर दिया है। ईरान ने भी इसकी पुष्टि करते हुए तेहरान,
खुजिस्तान और इलाम प्रांत में हमले की बात स्वीकार की है। ईरानी हमलों के 25 दिन बाद इजराइल की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई से पूरे पश्चिमी एशिया में हड़कंप मच गया है। इजराइल ने शनिवार तड़के ईरान पर बड़ा हमला बोलते हुए ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे भी शामिल हैं। ईरान ने भी इसकी पुष्टि करते हुए तेहरान, खुजिस्तान और इलाम प्रांत में हमले की बात स्वीकार की है। ईरान की सेना ने दावा किया कि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली ने हमलों से होने वाले नुकसान को सीमित कर दिया। हालांकि उसने इस संबंध में कोई अतिरिक्त सबूत नहीं दिए। हमलों को कई चरणों में अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई में 100 से अधिक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में कम से कम 2 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई है। ईरान में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए सटीक हमले किए गए। अगर ईरान में शासन तनाव का एक नया दौर शुरू करने की गलती करता है तो हम जवाब देने के लिए बाध्य होंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तेल अवीव में सेना के कमांड सेंटर से पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। हमले के बाद ईरान में हवाई सेवाएं कुछ घंटे तक रोक दी गई, हालांकि बाद में उसे बहाल कर दिया गया। इस हमले के बाद तेहरान तिलमिलाया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खेमनाई ने इजराइल के हर हमले का बदला लेने की धमकी दी है। हमले पर अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को अपनी हिफाजत करने का पूरा हक है। साथ ही ईरान से इजराइल पर जवाबी कार्रवाई नहीं करने की अपील की है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी ईरान से जवाबी कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। सऊदी अरब और यूएई समेत दूसरे अन्य खाड़ी देशों ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। हालांकि इस बयान में सऊदी अरब ने इजराइल का नाम नहीं लिया है। सऊदी ने सभी पक्षों से सावधानी बरतने की अपील की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संघर्ष समाप्त करने को लेकर काम करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय वार्षिक बैठक के दौरान आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि बीते वर्षों में संघ की शाखाएं बढ़ी हैं। इस दौरान उन्होंने देश के भीतर आरएसएस की ओर से किए गए कामों को भी गिनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक का मथुरा में समापन हो गया। बैठक में पंच परिवर्तन के विषयों पर समाज में जागरूकता लाने पर चर्चा की गई। आरएसएस के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संघ ने शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है। अगले वर्ष विजयदशमी के बाद शताब्दी वर्ष मनाने पर भी बैठक में चर्चा हुई। होसबोले ने कहा कि बीते वर्षों में संघ की शाखाएं बढ़ी हैं। संघ के कार्य विस्तार की कार्य योजनाओं पर भी चर्चा की गई। पूरे देश में संघ की शाखा पिछले वर्ष से 3626 स्थानों पर हमारी शाखाएं बढ़ गई हैं। संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक में चर्चा के जो मुख्य बिंदु थे उनमें पंच परिवर्तन, जिनमें परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक सद्भाव और समाज में जागरूकता शामिल हैं। आरएसएस अगले वर्ष शताब्दी वर्ष मनाएगा। आरएसएस शाखाओं और गतिविधियों का विस्तार करेगा। संघ ने ओटीटी प्लेटफॉर्म का विनियमन और उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता लाने पर जोर दिया। संघ ने बांग्लादेश से हिंदुओं के पलायन और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी चिंता जाहिर की। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत की सरकार ने तुरंत वहां के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा ही है। संघ ने भी, हमने उस समय भी वक्तव्य दिया था, वहां के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहने चाहिए, क्योंकि वो बांग्लाभाषी जो है उनकी भूमि है। वहीं बटेंगे तो कटेंगे के एक सवाल पर दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, इससे मतलब समाज में एकता लाना जरूरी है। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए आवश्यक है। ये हमारे गीत है, तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। संघ ने जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का विरोध किया। साथ ही 2013 के वक्फ बिल संशोधन की आलोचना भी की। संघ ने स्पष्ट किया कि भाजपा सहित उनका किसी भी पार्टी के साथ कोई टकराव नहीं है। दत्तात्रेय होसबोले ने राहुल गांधी की टिप्पणियों को गैर जरूरी करार दिया। मुस्लिमों के अंदर कई समुदाय
वक्फ के ज्यादती से, वक्फ के शोषण से, वक्फ के अन्याय से वो त्रस्त है। तो इसलिए उसके जो अमेंडमेंट के विचार आया है, ठीक है, जब जेपीसी सोचकर जो बनाएंगे, अभी जेपीसी के सामने है, देश के जो भावना और आवाज है उसके अनुरूप इसमें आवश्यक संशोधन करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा समेत अन्य प्रमुख दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक से संदेश साफ है कि समाज को संगठित रहने की जरूरत है, स्वयं की रक्षा के लिए भी और साथ ही साथ लोक कल्याण और विश्व कल्याण के लिए भी। कैमरामैन रविंद्र कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मथुरा। और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जय भवानी, जय शिवाजी, शिव बाही यहाँ के रगों में बहे, महाराष्ट्र टूरिज्म। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की बहस में कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान की जमकर आलोचना की है। उन्होंने इसे गलत सूचना फैलाने की उनकी आजमाई हुई रणनीति के आधार पर शरारत कहा है। इसके साथ ही बदलते परिवेश में शांति स्थापित करने वाली महिलाओं पर UNSC की बहस के दौरान जवाब देने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं की दयनीय स्थिति पर इस्लामाबाद को आड़े हाथों लिया। के मुद्दे पर भारत कई बार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लताड़ लगा चुका है, लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने अब एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान की जमकर आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए भ्रामक सूचना फैलाने को लेकर जमकर फटकार लगाई। बदलते परिवेश में शांति स्थापित करने वाली महिलाओं पर UNSC की बहस के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान को महिलाओं, शांति और सुरक्षा को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से हिंदू, सिख और ईसाइयों की महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों की अनुमानित 1000 महिलाएं हर साल अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन विवाह का शिकार होती हैं। We are well aware that the condition of women belonging to minority communities, notably Hindus, Sikhs and Christians, in that country remains deplorable. An estimated 1,000 women of these minority communities, as per data of the Human Rights Commission of that particular country, are subject to abduction, forced religious conversions and forced marriages every year. भारत का पाकिस्तान पर यह बयान पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा UNSC में बहस के दौरान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में टिप्पणी के बाद आया। भारत ने अपने बयान में UN और वैश्विक स्तर पर भारतीय महिलाओं द्वारा दिए जा रहे योगदान का खास तौर पर जिक्र किया।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों को लेकर अमेरिकी जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनका क्या है रुख? हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट के जरिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 2 हफ्तों से भी कम समय बचा है। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कमला हैरिस ने अटलांटा में बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के साथ अपनी पहली संयुक्त अभियान रैली आयोजित की। रैली में कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अनियंत्रित होते जा रहे हैं। तो ही डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को लोकतंत्र के लिए घातक करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप अधिक भ्रमित और अस्थिर दिखाई दे रहे हैं। वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्हें उम्मीदवार भी नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिका में अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो सकी है कि आखिर अमेरिकी जनता किसे सत्ता सौंपने जा रही है। मेरे लिए मुख्य मुद्दा यह है कि ट्रंप सत्ता ना संभाले। वह फासिस्ट है, उन्हें हराना ही होगा। राजनीतिक दृष्टिकोण तेजी से बदलती जा रही है। हालांकि इस बार अमेरिकी मतदाताओं के बीच विभाजन देखने को मिल रहा है। ज्यादातर अमेरिकी राज्यों ने पूर्वानुमानित आधार पर मतदान किया है। रिपब्लिकन कैंप में मजबूती से जमे हुए राज्यों को आम बोलचाल की भाषा में रेड राज्य कहा जाता है, तो वहीं डेमोक्रेटिक प्रभुत्व वाले राज्यों को ब्लू स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत जिन राज्यों में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के बीच वोट में उतार चढ़ाव होता है, उन्हें स्विंग स्टेट्स या पर्पल स्टेट्स के रूप में जाना जाता है। इन चुनावों में 7 राज्य ऐसे हैं जो स्विंग या बैटल ग्राउंड राज्य हैं। इनमें पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, नेवादा, एरिजोना, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना शामिल हैं। फिर ये एक बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका एक महिला राष्ट्रपति के लिए तैयार है, और वो भी जो नॉन वाइट हो, कलर्ड हो। अगर महिला के पास दुनिया भर में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई समय है तो वह अभी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए दोनों उम्मीदवारों ने इन राज्यों में चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और मतदाताओं को लुभाने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। जब लड़ाई इतनी नजदीकी हो और टक्कर कांटे की हो जैसे इस बार है, तब पर्पल स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स, खास करके अनडिसाइडेड वोटर का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो ये तय करेंगे कि अगले 4 साल ओवल ऑफिस में कौन बैठे, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, ह्यूस्टन, टेक्सास। तो बिल्कुल सही बात कि कौन बनेगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, इस पर सबकी निगाहें बनी होंगी। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें,
BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। और अब खबर खेल जगत से है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने सुल्तान ऑफ जोहोर कप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इंडिया कोल्ट्स ने रोमांचक शूटआउट में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराने में सफलता पाई। दोनों टीमों के बीच खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में भारत की ओर से दिलराज सिंह ने 11वें मिनट में पहला गोल दागा। फिर मनमीत सिंह ने 20वें मिनट में टीम के लिए दूसरा गोल दागकर स्कोर 2-0 कर दिया। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम ने 51वें और 57वें मिनट में एक के बाद एक 2 गोल दागकर स्कोर बराबरी पर ला दिया। हालांकि शूटआउट में गए मैच को इंडिया कोल्ट्स ने 3-2 से अपने नाम कर लिया। और हर साल की तरह इस साल भी आकाशवाणी भवन में सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर हुआ। इस बार के व्याख्यान के लिए महामहिम राष्ट्रपति ने भी अपनी शुभकामनाएं दी और सरदार पटेल को याद किया। गौरतलब है कि इस बार का विषय था इंडियन स्पेस ओडिसी इन सर्च ऑफ न्यू फ्रंटियर, जिस पर बोलते हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ ने लोगों को भारतीय अंतरिक्ष के बढ़ते कदमों के बारे में बताया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने सरदार पटेल को याद करते हुए देश के लिए उनके योगदान का जिक्र किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी, दूरदर्शन महानिदेशक कंचन प्रसाद और आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ भी मौजूद थी। और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। रायपुर के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नई कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमशीलता शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी, पैरा ओलंपियन प्रीति पाल सहित देश भर से कौशल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ट्रेनर्स, प्रतिनिधि और छात्र शामिल हुए। भारतीय सेना ने कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक और खूबसूरत स्थल कालापानी में एक टेंट आधारित होम स्टे का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का प्रामाणिक अनुभव प्रदान करना और सतत पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। यूपी के कौशाम्बी जिले में मदरसों की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। जिले में कुल 84 मदरसे संचालित है, जिसमें 11 मदरसा मान्यता प्राप्त है, जबकि 73 मदरसे अनएडेड पाए गए हैं। सैयद सरावा मदरसे में विदेशी फंडिंग की शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन इसकी जांच में जुट गई है। पूर्व भारतीय कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड विधानसभा चुनाव में एक नई भूमिका में नजर आने वाले हैं। कैप्टन कूल को निर्वाचन आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वो झारखंड के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की जागरूकता के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।